सीनियर सिटीज़न काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको ये भी चाहिए कि जहाँ इन्वेस्टमेंट करें वो 100% सिक्योर है। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ऐसी 11 स्कीम या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करें तो 100% सिक्योर हो, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आशीष जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर सीनियर सिटीज़न इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो उनका पैसा है वो 100% सिक्योर रहे। बिल्कुल सही कहा विनय जी। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा सुरक्षित रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले। अब तक हमने बातें की थी कि हर साल ये वीडियो लेके आते हैं। पिछले साल हमने 10 निवेश ऑप्शंस की बात की थी, इस बार हम 11 की बात करेंगे। नई कुछ स्कीम भी ऐड की गई हैं जो कि आपके लिए बेहतर रह सकती हैं। तो सबसे पहले देखो, निवेश तो बात की बात है। सबसे पहले आपका निवेश सही हाथों में जाए, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होती हैं विनय जी। तो मैं कहूंगा निवेश की बात आप बाद में करें अगर सीनियर सिटीजन है, और मैं तो कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीनियर सिटीजन नहीं है तो सबसे पहला काम आपको अपनी वसीयत लिखने का करना है। विल आज ही सबसे पहले बनाएं। एफडी बाद में कर लेना, बाकी निवेश बाद में कर लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर विल नहीं होती है तो आपके जो लीगल हायर है बाद में उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं। आपका ही पैसा आपके उत्तराधिकारी को मिलने में काफी कठिनाई होती है। तो मैं चाहता हूं कि निवेश से पहले आप ये सोचें कि जाते समय आप देखो, हर एक को जाना है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी को नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ। तो हर इंसान को अपनी एक विल बनानी चाहिए, लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए, पीछे मैस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और आपको सुनकर हैरानी होगी, नॉमिनी आपके पैसे का हकदार नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैस क्रिएट नहीं करेंगे, इसलिए आप विल जरूर बनाएंगे, पहला काम। दूसरा, आपके लिए इंश्योरेंस। अगर जब भी ये वर्ड आपको सुनने को मिले, चाहे यूलिप की बात करें, कोई गारंटीड प्लान की बात करें, और आपको बोला जाए आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, देखो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। काफी कंप्लेंट आती हैं, कमेंट भी आते हैं हमारे वीडियो पे कि सीनियर सिटीजन बैंक में एफडी कराने गए और बैंक अधिकारी ने बोला कि आप ये ना करें, ये गारंटीड स्कीम है, आप इसमें निवेश कर लें, ये यूलिप स्कीम है। तो मैं बोलूंगा उन जाल में ना फंसें। अगर आप एफडी करवाने गए हैं तो एफडी करा के ही वापस आएं। और जो हम आज स्कीम्स की बात करेंगे, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बेहतर रहेगी आपके निवेश के लिए। तो इंश्योरेंस जब आपके दिमाग में आए, तो ना तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, ना आपको यूलिप लेना है, ना किसी और के टर्म प्लान्स में के ट्रैप में फंसना है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंश्योरेंस जरूरी है, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो विल बनाने के बाद दूसरा काम आप जो करेंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का करेंगे। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, विल कैसे बनानी है, विल में क्या गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से बाद में परेशानी होती है, उसका हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और आपको लगता है बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके बाद बात करते हैं आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप अपनी जरूरतों को समझें। आपको रेगुलर इनकम चाहिए या आप निवेश कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए कर रहे हैं ताकि आपका पैसा बढ़े, ये समझना है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, तो आपके लिए अलग स्कीम रहेंगी। और अगर आपको निवेश में ज्यादा ब्याज चाहिए और उसको लंबे समय तक रखना है, उसके लिए एक अलग स्कीम रहेगी। और आज हम 100% सिक्योर स्कीम की ही बात करेंगे, वर्सेस कुछ एक दो स्कीम ऐसी भी रहेंगी जहां पर आप एक बैलेंस रिस्क ले सकते हैं, वो चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी फंड। देखो, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए इमरजेंसी फंड 12 महीने का होना चाहिए, पर मैं बोलूंगा सीनियर सिटीजन के लिए खासकर 12 महीने का जो भी उनका एक्सपेंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जॉब करने दोबारा चले जाएंगे। 18 महीने का जो उनका मंथली एक्सपेंस है उसकी एफडी जरूर करवाएं। कोई ऐसी जगह ना करा दें जहां पर बाद में आप पैसा निकाल ना पाए, क्योंकि कुछ ऐसी भी स्कीम है जहां पर ब्याज मिलता है पर आपका पैसा 5-6 साल के लिए लॉक हो जाता है। एफडी में खासियत ये रहती है, एफडी में आपको अच्छा ब्याज तो मिल जाता है, साथ में आप जब चाहें, जब आपको जरूरत हो उसको आप तुड़वा सकते हैं और पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरूरत हो सकती है मेडिकल केस में, कोई इमरजेंसी के केस में, तो ये पैसा आपका हमेशा एफडी में रहना चाहिए ताकि जब भी जरूरत हो उसको निकाल पाए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रहती है। इसके अलावा एक और चीज मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट एफडी को अभी अवॉइड करें वहां पर। या आरडी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बैंक आरडी और एफडी में काफी कम ब्याज चल रहा है, उसके कंपैरिजन में बाकी सिक्योर ऑप्शन है। वो सारे चीजें आपको करनी है। और जब भी एफडी कराएं, नॉमिनी जरूर
डालें आप, विनय जी? तो आशीष जी यहाँ पे जैसे अगर मैं इंडियन सीनियर सिटीजन की बात करूँ 50 to 60% इवन मोर देन भी हो सकते हैं, वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एफडी की इन्वेस्टमेंट मैटर करती है कि आने वाले समय के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर इंटरेस्ट घटेंगे। तो उसके पीछे आपका क्या कहना है कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखो, क्विकली बता देता हूँ विनय जी, फिर स्कीम्स की बात करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब ब्याज दर घटने की अनुमान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ईरान का वॉर चला था, क्राइसिस बढ़े थे ऑयल को लेके, तो इन्फ्लेशन आपका ऊपर जा सकता है। इन्फ्लेशन जब जब ऊपर जाता है तो आरबीआई रेट कट नहीं करता है, या कभी कोई भी सेंट्रल बैंक आपके रेट कट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ब्याज दरें नीचे नहीं जाएंगी। हाँ, जल्दबाजी में कोई बढ़ने की भी अनुमान नहीं है, अगले कोई 5-6 महीने में नहीं बढ़ने वाले हैं। अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 0.25 का आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो यहां से 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 के आसपास आपको हो सकता है कुछ बैंक अपने एफडी के रेट इंक्रीज करें, और ये मैटर करता है कि आपको कितनी अवधि की एफडी करनी है, जो हम डिफरेंट ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे विनय जी। तो आशीष जी अब यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट ईयर डिस्कशन किया था कि 10 ऐसी स्कीम जो कि 100% सिक्योर हो। तो बट अगर किसी का रिस्क एपेटाइट है, मान लो थोड़ा सा वो रिस्क ले सकते हैं सीनियर सिटीजन, तो मुझे आज 11 स्कीम बताएं जहाँ पे मेरी पैसा 100% सिक्योर हो। प्लस एक दो स्कीम ऐसी भी बताएं जो कि आपने इनिशियल भी बोला था कि एक दो स्कीम ऐसी यहाँ बताएं जिसमें थोड़ा सा रिस्क है बट आपका इंटरेस्ट या फिर आपका जो पैसा है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, बट थोड़ा सा वो सिक्योर भी होना बिल्कुल चाहिए। सही कहा विनय जी, क्विकली कवर करना चाहूंगा, काफी लंबा समय भी हो गया, लोग इंतजार कर रहे थे। तो ऑप्शन वन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पहला विकल्प, बिना सोचे समझे। अगर आपके पास 30 लाख तक का पैसा है, इस स्कीम में आपको जरूर निवेश करना है, बाकी सबको छोड़ दें। सबसे पहला काम आपको यही करना है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल तक आप अपना पैसा लॉक नहीं करना चाहते हैं, तभी आप इस स्कीम को छोड़ेंगे। अदरवाइज आप इस स्कीम को पहली प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहां पर आपको 8.2% इंटरेस्ट मिलता है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योर है, बैक करी जाती है, सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। 30 लाख तक आप इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम के इसे खुलवा सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग करा लें, और दोनों में नॉमिनी जरूर डालें आप इसमें। और जैसे मैंने बोला, अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट, कितने भी अकाउंट खुलवाएं, पर उन सबका कंबाइन जो मनी रहेगी वो 30 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। 5 लाख के लिए खुलती है, और इसको फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, 3-3 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब जब आपके इंटरेस्ट रेट आपके नीचे जाने वाले हो, तब आप इसको एक्सटेंड करेंगे। जब ऊपर जाने वाले हो तो आप दोबारा से कर लेंगे इसको। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंटरेस्ट साइकिल के अंदर है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कंपाउंड नहीं होता है, आपको हर 3 महीने बाद पे आउट हो जाता है। जिनको रेगुलर इनकम चाहिए और 5 साल के लिए पैसा लॉक कर सकते हैं, तो इस स्कीम में बेहतरीन स्कीम है। रेगुलर इनकम आपको मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है टैक्स में। अगर हम बात करें, इंटरेस्ट जो होता है आपका एटीटीटीबी के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में इन दोनों का फायदा नहीं मिलता है। तो रेगुलर इनकम के लिए स्कीम नंबर 1 ये रहेगी। अगर आप रेगुलर इनकम नहीं भी चाहते हैं और आप 5 साल के लिए पैसा रख सकते हैं, तब भी मैं बोलूंगा इस स्कीम में निवेश करें। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, आप इसमें सिक्योरिटी मिलेगी 8.2% की, आपको पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। यहां से जो ब्याज आएगा, आपको ब्याज नहीं चाहिए तो उसकी आप आरडी करवा दें, तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। और थोड़े से स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप आरडी करवा सकते हैं, तो यहां पर आपको ब्याज भी ज्यादा मिल जाएगा आरडी के ऊपर। तो नट शेल में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी स्कीम की अगर मैं क्विकली बात करूं, आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड, यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, रख सकते हैं, वही इसमें पैसा डालेंगे। 7 साल का इसमें लॉक इन है। करंट ब्याज की अगर हम बात करें, 8.05% बन रहा है। नॉर्मली इसका जो ब्याज रहता है साल में 2 बार रिवाइज हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है उस पे क्या ब्याज चल रहा है। तो एनएससी से तो बेहतर है ये। एनएससी में आपका 5 साल के लिए लॉक होता है, यहाँ पर 7 साल के लिए होता है। बस एक ही ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा, एनएससी का जो ब्याज होगा उसमें 0.35% जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आप आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड खरीदते हैं तो 7 साल के लिए आपका फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो 5 साल के लिए आपका ब्याज सेम रहेगा 8.2। यहाँ पर हर 6 महीने में दोबारा सा देखा जाएगा। अगर एनएससी का इंटरेस्ट रेट कम है तो यहाँ पर भी आपके कम हो सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, अभी कम होने के चांसेस तो नहीं है, तो ये भी आप एक विकल्प चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा साल में 2 बार मिलता है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में
30 लाख की लिमिट थी। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात, फिर से बार बार बोल रहा हूं, 7 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एफडी। जैसे विनय जी आपने बोला था, एफडी क्विकली कवर करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गवर्नमेंट बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, पॉज करके आप आराम से देख लें, क्योंकि समय हम यहां पर नहीं लगाएंगे। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पंजाब एंड सिंध बैंक में मिल रहा है, जो कि है 7.25%। बाकी सब में 7.1, 7.05, 7.15 के आसपास मिल रहा है, ये अधिकतम है। हालांकि अगर आप अलग अवधि की एफडी लेते हैं तो वहां पर आपको कम भी देखने को मिलेगा, 6.5%, 6%। तो यहां पर देख लेंगे किस टेन्योर के लिए हम बात कर रहे हैं। और मेरी एडवाइस ये है कि आप गवर्नमेंट बैंक में एफडी ना करें। यहां से बेहतर तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में जो एफडी है या पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम्स हैं, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट बैंक की एफडी के रेट आपके सामने थे। क्विकली अब प्राइवेट बैंक की एफडी की बात कर लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर जो भी बैंक्स की बात कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या अभी हम स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करेंगे, जहां पर आपको ब्याज अच्छा खासा मिलेगा। हर बैंक में 5 लाख रुपए तक जो आपका पैसा होता है, वो डीआईसीजीसी के तहत गवर्नमेंट सिक्योर करती है। वैसे तो जो कि बैंक यहां पर हम दिखा रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वहां पर डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम होते हैं, या जीरो के बराबर ही होते हैं, या बहुत कम होते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो 100% सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो 5 लाख तक का पैसा एक बैंक में जमा करेंगे। इसके ज्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्पेशली बात करें, अब तक जो डिफॉल्ट देखने को मिले हैं वो कोऑपरेटिव बैंक में देखने को मिले हैं। वहां तो मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक में आप पैसा लगाएं, उससे बेटर तो स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा। तो वहां पर भी 5 लाख तक का आपका पैसे में सुरक्षित मिलेगा। प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है डीसीबी बैंक के अंदर 7.85%, और अलग अलग अवधि के लिए 2 साल की कराएं, 3 साल की कराएं, या इसके अलावा 60 महीने, 5 साल की कराएं, तो आपको 7.85% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो कि हमने बात की थी विनय जी इमरजेंसी फंड की। 18 महीने का पैसा अगर आपको रखना है एफडी में, तो डीसीबी बैंक या एसबीएम बैंक का चुनाव कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका बैंक ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक या आईडीएफसी बैंक या एचडीएफसी बैंक में है, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट भी आपके सामने है, जो कि 7%, 7.25% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी से। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पर मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पर आपको ब्याज अच्छा मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है, 5 लाख तक का ही पैसा आप यहां पर डालेंगे एक बैंक में। तो 5 लाख बेफिक्र, बेसोचे समझे, या सॉरी बेफिक्र होके, बिना घबराए स्मॉल फाइनेंस बैंक में डाल सकते हैं। क्योंकि लोगों के मन में एक रहता है कि नहीं जी, स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब तो नहीं जाएगा। 5 लाख का डीआईसीजीसी के अंतर्गत इंश्योरेंस है, 90 दिन में आपका पैसा मिल जाता है, और हालांकि डूबने के चांसेस नहीं है, इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, 8.25% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और वहीं शिवोलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको 8.3% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट की क्विकली बात कर लेते हैं एनएससी। जैसे हमने आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग की बात की थी, तो एनएससी में आपका पैसा 5 साल के लिए मेच्योरिटी रहती है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स हो जाता है। आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड और एनएससी के बीच में फर्क यह है कि जैसे ही आप एनएससी खुलवाते हैं, अगले 5 साल के लिए आपका जो ब्याज है वो सेम रहता है, और करंट ब्याज आपका 7.7% मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट बैंक की एफडी से काफी ज्यादा है। और अगर आपको 5 साल के लिए पैसा लगाना है और नहीं चाहिए, तो आप एनएससी का भी कंसिडरेशन कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल रहता है। जितनी भी स्कीम की बात करी है, लगभग सब में आपका इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना होता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी आपकी इनकम है उसमें ऐड हो जाता है। और टीडीएस की अगर हम बात करें, अगर आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते, तो आप एक फॉर्म जरूर दें बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, 121 फॉर्म। अब नया फाइनेंशियल शुरू हुआ है, तो वो फॉर्म आपको देना होगा। 15S या की अगर जो हम बात करते थे वो नहीं देना है, तो वो फॉर्म आप जरूर दें। उसका भी एक स्पेशल वीडियो है कि आपको कैसे सबमिट करना है, क्या क्या जानकारी देनी है, तो वो जाके आप जरूर देखें। इसके बाद अगर हम बात करें एमआईएस, अब तक हमने बात करी थी कि जो निवेश आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना है, कंपाउंड करना है, आपको पैसा बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि जिन जिन में आपको पैसा मंथली चाहिए, वो थी आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग स्कीम, और अब हम बात करते हैं एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम। नाम से ही पता लग रहा है पोस्ट ऑफिस की काफी पॉपुलर है, पर ब्याज इसमें थोड़ा कम है, 7.4% है। और 9 लाख रुपए तक मैक्सिमम इसमें आप जमा करवा सकते हैं। ज्वाइंट करवाएंगे तो 15 लाख की लिमिट है। मैं तो बोलूंगा ज्वाइंट की जगह फिर आप वाइफ के नाम से और हस्बैंड दोनों अगर सीनियर सिटीजन है, तो 9 9 लाख रुपए जमा करवा दें तो 18 लाख हो जाएगा। ब्याज आपको मंथली मिल जाता है, और जो भी ब्याज होगा वो पूरे टेन्योर के लिए आपका फिक्स होगा। यहां पर अगर हम बात करें, 5 साल का आपका टेन्योर रहता है एमआईएस का। इसके बाद
किसान विकास पत्र काफी फेमस है रूरल इंडिया में। गांव में इसको काफी लोग पसंद करते हैं। पर मुझे अभी ब्याज दरों को देखते हुए 10 साल के लिए अपना पैसा लॉक करना ठीक नहीं लगता है। यहाँ पर जो ब्याज देखने को मिलेगा वो 7.5% देखने को मिलेगा। इससे बेटर तो एनएससी में देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको 7.7% मिल रहा है। तो एनएससी का चुनाव आप केवीपी के कंपैरिजन में पहले करेंगे। और यहाँ पर भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस एफडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 साल की अवधि के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट बैंक को लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ तो मेरा पैसा 100% सिक्योर है, पर यहाँ पर भी 5 लाख का ही इंश्योरेंस रहता है अगर डिफॉल्ट कर जाए। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट का ही स्टेक है, तो डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको 100% सिक्योर माना जाता है। वैसे मैंने बता दिया आपको डीआईसीजीसी की सिक्योरिटी के बारे में। फिर भी कोई क्वेश्चन है अब तक जो स्कीम बताई है, कोई भी क्वेश्चन है प्री म्यूच्योर विड्रॉल से लेके क्या करना चाहिए, क्या क्या कठिनाइयां आपको आती हैं जब भी आप कुछ करवाने जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ट्राई करेंगे अगले कुछ वीडियो में उनको लिया जाए और उसको आपको जो हमारी सलाह होगी वो दी जाए आपको। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के एफडी के रेट भी आपके सामने। यहाँ पर जो ब्याज रहता है पोस्ट ऑफिस की एफडी में, वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, पर साल के अंत में पे कर दिया जाता है। आप जो भी उसमें अकाउंट लिंक करेंगे, तो वो यहाँ पर 1 साल के लिए 6.9, 2 साल के लिए 7.0, 3 साल के लिए 7.1 और 5 साल के लिए 7.5 इंटरेस्ट रेट है। अब बात करते हैं, अब तक हमने 9 स्कीम्स की बात करी जो कि 100% सिक्योर थी, जहां पर डिफॉल्ट के कोई चांसेस नहीं थे। अब बात कर लेते हैं क्विकली 2 स्कीम की या 2 चीजों की, निवेश ऑप्शंस की, जहां पर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको इनकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरा प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आप वीडियो को यहीं खत्म कर सकते हैं। आपके लिए 9 स्कीम थी जो 100% सिक्योर थी। पर अगर आप 2 ऑप्शन सुनना चाहते हैं तो दूसरा 10वें नंबर पे ऑप्शन रहेगा गोल्ड। देखो, इस अवस्था में सीनियर सिटीजन सेविंग में मैं चाहूंगा कि आप अपने वाले अग्नि पीढ़ी को गोल्ड भी देके जाएं, क्योंकि गोल्ड अनसर्टिनिटी इमरजेंसी में आपका सहारा बनता है। तो इसको निवेश का हेज की तरह देखा जाता है। तो आप फिजिकल गोल्ड लें, गोल्ड म्यूचुअल फंड लें, गोल्ड ईटीएफ लें, वो आपकी मर्जी है। अगर आप, मैं तो चाहूंगा कि आप गहने के रूप में अपने बहुओं, बेटी और अपने जो ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर हैं, उनको दें। उनको एक खुशी मिलेगी, अपने हाथ से आप देके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल निवेश सोने में करते हैं तो आपके टोटल निवेश का 10 से 15% सोने में निवेश होना चाहिए। और क्योंकि सोना ऊपर नीचे होता है, कभी कम भी हो जाता है, ऊपर भी जाता है, तो इसीलिए 100% नहीं रहता है। पर लॉन्ग रन में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट की अगर हम बात करें। आगे कैसा रहेगा वो गोल्ड की चाल और बाकी इकोनॉमी में कैसी कंसर्न्स रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, उस पर डिपेंड होगा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ज्वेलरी बाय कर रहे हैं तो जो अब तक करते आ रहे थे सीनियर सिटीजन, वैसा ना करें, क्योंकि आपके बाद उस ज्वेलरी का इस्तेमाल आपकी नेक्स्ट जनरेशन को करना है। और अगर उनको बेचना पड़ गया तो ध्यान रखें, आप जीएसटी बचाने के लालच में बिल लेना ना भूलें। बिल जरूर लें, जीएसटी पे करें, क्योंकि बिल तभी मिलेगा आप जीएसटी 3% पे कर देंगे। तो 3% दें, बिल जरूर लें, क्योंकि वो बिल आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आएगा। बीआईएस हॉलमार्क देख के लिए है, देख के ही लें, और ट्रस्टेड दुकान से ही लें। क्योंकि आपको शुरू में तो कोई भी बोलेगा कि ठीक है जी आप ले जाइए, आप तो आते रहते हैं, हम वापस कर लेंगे, पर आप हो सकता है ना हो वापस करने के लिए, आपकी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन जाए, उनको कोई कठिनाई ना आए, इसलिए बिल, जीएसटी, हॉलमार्क आपके लिए काफी अनिवार्य हो जाता है। लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो रहेगा म्यूचुअल फंड। हम सब जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट भरा रिस्क रह सकता है, यहां पर आपका पैसा कम भी हो सकता है। पर लॉन्ग रन में थोड़ा एक्सपोजर आप चाहें रिस्क ले सकते हैं, रिस्क समझते हैं म्यूचुअल फंड का, इक्विटी का, तभी आप इस विकल्प की तरफ जाएंगे। और यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा आप कि लालच में कि पिछले फंड कोई आपको बोले कि स्मॉल कैप फंड था पिछले साल उसने 20% रिटर्न दिया तो आपको भी निवेश करना है। सीनियर सिटीजन के लिए रिस्क कम लेना चाहिए। और कम रिस्क वाले, अगर हम बात करें इक्विटी की, अगर हम बात करें, स्मॉल कैप से कम मिड कैप में होता है, मिड कैप से कम आपका लार्ज कैप में होता है। तो सीनियर सिटीजन है तो आप बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड की तरफ अपना रुख करेंगे, लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं अगर आप रिस्क को समझते हैं। और मैक्सिमम अगर रिस्क लेना चाहें, अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ही अच्छा है, तो लार्ज और मिड कैप फंड की तरफ ही जाएं, स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी बनाए रखें। क्योंकि पता नहीं कब आपके नॉमिनी को या आपके उत्तराधिकारी को पैसे की जरूरत हो और उस समय मार्केट की क्या सिचुएशन हो। तो ये एक ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफी लंबा हो गया है, पर अगर हमने आपको बोर किया या आपको सही जानकारी नहीं दी तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। बाकी आपका दिन शुभ रहे। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।